हे गाइस, वेलकम टू द चैनल मीट प्रनीत। और बताओ कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज की वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और नए नए कंटेंट को आपके सामने जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जो है H1B वीज़ा पे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या है H1B वीज़ा। सो H1B वीज़ा एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा है। बट उसमें जाने से पहले आइए समझते हैं कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन क्या होती है। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होगा जहाँ पे आपकी स्किल्ड नॉलेज के दोनों तरीके के एप्लीकेशन हो, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जॉब्स बहुत क्लियरली ये फील्ड्स को डिफाइन कर रखा है USCIS ने अपनी वेबसाइट पे। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आप H1B वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे अपने फील्ड में। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफ़िल करने पड़ेंगे अगर H1B वीज़ा हमारे लिए फ़ाइल होगा। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो बेस सैलरी है वो एटलीस्ट $60,000 होनी चाहिए। और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है जो कि एम्प्लॉयर को फिलफिल करना पड़ता है, उसको कहते हैं LCA, जो कि है लेबर कंडीशन एप्लीकेशन। आइए अब जानते हैं कि H1B वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं। तो H1B वीज़ा का टोटल ड्यूरेशन होता है 6 ईयर्स। तो और ये आपको 2 पार्ट्स में मिलता है। पहले आपको 3 साल के लिए मिलता है, फिर आपको इसको एक्सटेंड कराना पड़ता है बाकी के 3 साल के लिए। और दूसरा फ़ायदा जो ये है कि अगर मान लीजिए आप अपने करंट एम्प्लॉयर से खुश नहीं हैं और आपको अपनी जॉब चेंज करने का मन है, या फिर आपको नई नई चीज़ को ट्राई करना है, नए ऑक्यूपेशन को ट्राई करना है, या फिर नई पोजीशन को ट्राई करना है, तो आप हमेशा उस पर जा सकते हैं H1B ट्रांसफ़र करा के। बट आपके एम्प्लॉयर, जो नया एम्प्लॉयर होगा या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, उनको नई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और H1B को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा करंट एम्प्लॉयर से। अब जानते हैं कि H1B के कितने टाइप्स होते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और उसमें जहाँ तक आपको यही पता चला होगा कि H1B वीज़ा होता है। बट H1B के अंदर 2 कैटेगरीज भी होती हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट H1B और नॉन प्रॉफिट H1B। और ये मुझे कैसे पता चला है, वो इसलिए क्योंकि मेरा H1B नॉन प्रॉफिट स्ट्रीम से था। तो आइए जानते हैं कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट H1B के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। हर साल USCIS 85,000 H1B वीज़ाज अवेलेबल कराता है। और जो प्रॉफिट H1B होता है उसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। और जब आप सिस्टम में USCIS के सिस्टम में रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद वो एक लॉटरी सिस्टम रन करते हैं जिसमें वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से लोगों को H1B वीज़ा मिलेगा। और टोटल में 85,000 वीज़ाज अवेलेबल होते हैं, जिसमें से 20,000 रिजर्व होते हैं मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, या जिनके पास मास्टर्स डिग्री है या उससे ऊपर है। और बाकी के 65,000 बाकी लोगों के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। और आप जान सकते हैं कि इस साल का अगर डेटा देखा जाए तो 300,000 प्लस लोगों ने H1B वीज़ा के लिए रजिस्टर किया। और जिसका सीधा सीधा ये मतलब निकाला जा सकता है कि उसमें से बहुत कम लोगों को ही वीज़ा मिलेगा। तो बाकी लोगों के लिए एक ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बार आपका चांस एक बार में आपका चांस आना हो सकता है, पॉसिबल ना हो। तो इसके लिए नॉन प्रॉफिट H1B वीज़ा पे बात करते हैं। नॉन प्रॉफिट H1B वीज़ा, पहली बात, कौन से एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट कर सकते हैं USCIS से? टीचिंग हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, या फिर कोई रिसर्च फाउंडेशन। और ये इस नॉन प्रॉफिट H1B में होता क्या है कि आपको लॉटरी सिस्टम से नहीं जाना होता। आपका वीज़ा वो जो 20,000 रिजर्व वीज़ाज़ हैं, जिसको हम कहते हैं कैप एग्जेम्प्ट, उसमें से होता है। और इसीलिए यहाँ पर अप्रूवल बहुत ईजी है व्हेन कंपेयर टू गोइंग थ्रू अ लॉटरी सिस्टम। और अब बात करते हैं कि कितने चांसेस USCIS आपको देता है H1B की लॉटरी सिस्टम में जाने के लिए। तो अगर आप प्रॉफिट H1B में जा रहे हैं तो आपके पास 3 चांसेस होती हैं, और वो हर साल आप 3 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके बाद आपको नहीं मिला तो कई लोगों को फिर
दूसरे राउट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि आप फिर से मास्टर्स में एनरोल हो जाएं, मास्टर्स डिग्री करें और फिर से वापस अपनी चांसेस को यूज़ करें, या फिर आप पीएचडी के प्रोग्राम में एनरोल हो जाएं या फिर एमबीए के प्रोग्राम में एनरोल हो जाएं। बट कई लोग जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका H1B नहीं पिक हो रहा है प्रॉफिट में, तो आप नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपने, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या फिर बैचलर्स डिग्री है, तो वहाँ से आप अपने H1B के प्रोसेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि ये पूरा प्रोसेस आपके एम्प्लॉयर और आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये आपको आपस में बात करनी होगी और डिसाइड करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर विलिंग है या नहीं आपके H1B फाइल करने के लिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा H1B के लिए। पहली बात तो अपने OPT को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपके पास और भी ज़्यादा टाइम होगा अपने पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने का और उसको एंड तक पहुंचाने का। और जब आपके पास लगे कि आपके 4 साल H1B के कंप्लीट होने वाले हैं, तभी आप अपना इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू कर दें। उससे होगा क्या कि आपके पास अगर EB1 या EB2 या EB3 कैटेगरी में एक अप्रूव्ड I-140 होगा, तो आप अपने H1B को एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आप रेडी नहीं हैं या फिर आपकी फाइलिंग डेट करंट नहीं है ग्रीन कार्ड के लिए, जिसके ऊपर हम आराम से किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट H1B के बीच का अंतर पता चला होगा। जस्ट रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रॉफिट H1B जनरली इंडस्ट्री आपके लिए अप्लाई करती है या फिर प्रॉफिट एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं, और जो नॉन प्रॉफिट H1B है वो यूनिवर्सिटी, टीचिंग हॉस्पिटल्स या फिर कोई रिसर्च फाउंडेशंस आपके लिए अप्लाई करती हैं। और जो दूसरा डिफरेंस मैंने बताया, प्रॉफिट H1B में आपको लॉटरी सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें आप जान रहे हैं कि आपको 3 बार चांस मिलती है सेलेक्ट होने की, और जिस तरह से जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं उतनी आपकी चांस कम होती जाती है। और नॉन प्रॉफिट H1B में आपको लॉटरी सिस्टम के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वीज़ा जो कैप एग्जेम्प्ट 20,000 है उसमें से सेलेक्ट होता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास मास्टर्स है तो आपकी चांस उसमें बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं कि H1B जैसा कोई और भी वीज़ा है क्या जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो H1B जैसे ही एक और वर्क वीज़ा है जिसके बारे में शायद आपको ऑलरेडी पता हो, बट अगर नहीं पता है तो उसका नाम है O1 वीज़ा। O1 वीज़ा भी 6 साल के लिए मिलता है, जिसमें आपको पहले 3 साल के लिए मिलता है, फिर उसके बाद फिर से 3 साल के लिए मिलता है। और O1 को हम आर्टिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के क्राइटेरिया पे मिलता है, और उसके क्राइटेरिया काफ़ी कुछ सिमिलर हैं EB1 ग्रीन कार्ड की जो क्राइटेरिया है उससे। तो अगर आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम O1 वीज़ा के बारे में बात करेंगे। और अब मैं अपनी छोटी सी H1 जर्नी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इन केस अगर आपको उससे कुछ हेल्प हो तो वो अच्छा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको उससे मिल जाएगी कि मेरा प्रोसेस कैसा रहा और मैंने कैसे H1B वीज़ा फर्स्ट टाइम मेरा अप्रूव हुआ। तो 2017 में आई थिंक मेरे 2 साल OPT के कंप्लीट हो गए थे, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा अपना इमिग्रेशन जर्नी बताया है। तो जब मेरा OPT ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तब मैंने रिक्वेस्ट किया सिंसिनटी चिल्ड्रंस को कि मेरा H1 वो फाइल करें, और उनने मेरा H1B वीज़ा, नॉन प्रॉफिट H1B वीज़ा फाइल किया, जो कि 2017 में आई थिंक मिड में अप्रूव हो गया था। और दैट सेम ईयर मैं इंडिया भी गया था अपनी स्टैंपिंग के लिए। वो बहुत क्यूरियस मूवमेंट था, और काफ़ी लोग नर्वस रहते हैं कि भाई स्टैंपिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या कोई वहाँ पे जाके अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपका वापस आने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं भी काफ़ी नर्वस था कि अरे भाई पता नहीं कैसे होगा, स्टैंपिंग हो पाएगी कि नहीं। बट सारे डॉक्यूमेंट्स USCIS की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, और आप DS-160 जब फाइल करेंगे उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लिस्टेड हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं गया। पहले मैंने फिंगर प्रिंटिंग कराई, और उसके बाद मैं अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचा। तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे बस 3 सवाल पूछे। पहला सवाल कि भाई मेरा नाम क्या है, और उसने उसको मैच किया मेरे पिटीशन से कि उसमें सेम है कि नहीं। और दूसरा उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ काम करता हूँ, तो मैंने बताया कि भाई मैं सिंसिनटी चिल्ड्रंस के लिए काम करता हूँ। और उसका तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मैं क्या काम करता हूँ, जो कि मैंने बहुत ब्रीफली उनको समझाया कि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड से हूँ, और मेरा काम है डिफरेंट तरीके के डेटास को एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, जिससे मैं रिसर्च में सिंसिनटी चिल्ड्रंस की मदद कर सकूँ। और ये सब सुनने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि वेल योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड यू मे हैव अ प्लेजेंट स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स। बस उसको सुना, फिर मैं सीधे
मम्मी पापा के साथ पहुंच गया छोले भटूरे खाने दिल्ली में, और वो खा के फिर कुछ दिन बाद वापस यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। तो ये थी मेरी H1B की जर्नी। H1B वीज़ा बहुत लोग उस पे हैं, बहुत लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप H1B पे हैं और अगर आपको लगता है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में और आगे तक रहना चाहते हैं, 6 साल के बाद भी रहना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन जर्नी पे काम करना शुरू कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है कि मैंने अपनी इमिग्रेशन जर्नी कैसे शुरू की और कैसे मैंने अपना ग्रीन कार्ड हासिल किया, तो प्लीज़ कमेंट्स में क्वेश्चंस लिख दें, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ कंसिडर लाइक, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड आपके प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिए। जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में भी कहा कि हम ये चैनल साथ में ग्रो करेंगे, तो जैसे जैसे आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे उसी हिसाब से हम चैनल को भी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ाते जाएंगे। और बस स्टिक अराउंड, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।